नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, भारतीय संविधान से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान में क्यों बनाए गए थे। ये एक लोक कल्याण की अवधारणा स्थापित करने और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बनाए गए थे। तो आपसे पूछे कल्याणकारी लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कौन से तत्वों को समावेश किया गया संविधान में, तो नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, जो संविधान के अनुच्छेद आपके 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। जब बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड ने स्पेन से अपनाया था, आयरलैंड ने स्पेन से अपनाया और भारत ने आयरलैंड से अपनाया था। ठीक है, ये है मोटी मोटी आयरलैंड इसकी आपके मौलिक कर्तव्यों की बात। और सीधा चलते हैं हमारी पीडीएफ पे, ज़्यादा समय खर्च न हो, हमारे अच्छी तरह सभी टॉपिक और धाराएं याद हो जाएं, ऐसा उद्देश्य लेकर पूरी पीपीटी बनाई गई है, पीडीएफ बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में और कहां कहां तक वर्णित हैं। तो इसमें लिखा हुआ है संविधान के भाग 4 में 35 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 35 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों क्या है, उल्लेख है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से अपनाए? तो हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाए। जबकि आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने अपनाया था कहाँ से? स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से अपनाया था? स्पेन से। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाए गए संविधान में? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ऐसा समावेश किया गया था। मैं बता दूं आपको, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सभी लागू नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार सभी लागू हैं, अगर उनमें किसी का उल्लंघन होता है, ठीक है, वो अधिकार अगर हमारे को नहीं मिलते हैं तो हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय हैं उनमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम जाते हैं, अपील करते हैं। ठीक है, सीधे ही हम उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनका अगर कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, सरकार हमें ये अधिकार नहीं देती है, तो हम क्या न्यायालय में जा सकते हैं? बिल्कुल, हम न्यायालय में ऐसी स्थिति में नहीं जा सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, गैर न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, सरकार ये अधिकार हमें दे या नहीं दे। ये उस समय इसलिए बनाए गए थे कि भारत की स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि इन सबको लागू कर सके। लेकिन आने वाली सरकारों को, आने वाले भविष्य में हमारे देश के जो शासक हैं, सब प्रशासक हैं, वो इन नियमों को, इन अधिकारों को जनता को सौंपें, उनको एक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना में सहयोग प्रदान करें, सबको लाभ मिले। इस उद्देश्य से ये एक उनको दिशा दी गई थी, ये कार्य आपको आगे जाके करना है। हम जब भी कई बार, एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपना जो मैनिफेस्टो बनाते हैं चुनाव से पहले, वो किस आधार पर बनाया जाता है? ठीक है, वो पूरा इसी आधार पर बनता है, किस पे? आपकी जो मूल नीति निर्देशक तत्व हैं उसके आधार पर बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? गैर न्यायोचित हैं, मतलब न्यायालय के माध्यम से इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये हमें अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, सरकार हमें प्रदान करे या ना करे। न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, इन्हें लागू करने के लिए हम कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ चल जाते हैं? न्यायालय में चल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो इनके लिए नहीं जा सकते। वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको कानूनी शक्ति, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। जैसे काम का अधिकार है तो नरेगा एक्ट आ गया, अब वो कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बन गया, जब तक सरकार के पास, सरकार उसको लागू रखती है तब तक वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व थे वो पहले भी जो भारत का संविधान था 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें भी थे क्या? तो बिल्कुल उसमें भी थे। उसमें उसका नाम था अनुदेश प्रपत्र। क्या नाम था?
अनुदेश प्रपत्र के नाम से उसमें शामिल थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। राज्य के लिए मूल अधिकार क्या है? नकारात्मक, और जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक। किसकी बात कर रहा है? राज्य की। राज्य के लिए मूल अधिकार नकारात्मक कैसे है? राज्य का मतलब सरकार, राज्य सरकार हो गया की बात है। ठीक है, उसके लिए नकारात्मक इसलिए है कि सरकार देती नहीं है, वो स्वतः ही जनता को प्राप्त है। क्या? मूल अधिकार देती नहीं है सरकार, जब स्वतः ही प्राप्त है, सरकार उसको रोक नहीं सकती, उसको देना होता है। ठीक है, इसलिए सरकार की पावर कम हो जाती है क्योंकि संविधान के तहत ही मिले हुए हैं। जबकि बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, वो क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक कैसे होंगे? राज्य के लिए ही, राज्य के लिए सकारात्मक इसलिए है, ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो आपको ये लागू करे और सरकार चाहे तो इनको हटा दे, इसलिए सरकार की पावर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जहां जहां सरकार की पावर बढ़ेगी तो समझ जाएंगे कि सरकार की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कैसा है? सकारात्मक। और सरकार की यहाँ वैल्यू घट रही है क्योंकि मूल अधिकार हमें संविधान के तहत प्राप्त हो गए और सीधा ही उसमें कह रखा है कि सरकार, इस सरकार का कोई रोल नहीं है, अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय में जा सकते हो, इसलिए सरकार की वैल्यू कमजोर होगी, इसलिए क्या है? वो नकारात्मक है। और जबकि व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति के लिए सकारात्मक कौन है? आपके मौलिक अधिकार क्या है? सकारात्मक है। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों मान लो टकराव हो गया, दोनों शब्द मैच हो गए। ठीक है, तो ऐसे में प्रभावी कौन होगा? तो आपको पता है प्रभावी तो कौन होगा? मूल अधिकार होगा, क्योंकि ये पावरफुल है, संविधान के तहत अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है, जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे को जो अनुच्छेद हैं 36 से लेके 51, 36 से लेकर 51 कैसे याद हो, किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख कर रखा है, वो कैसे याद करें, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे अनुच्छेद एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। ऐसी कुछ टेक्निक विधा हम संयोजन तकनीकी का प्रयोग करेंगे ताकि आपके ऐसी समस्या नहीं आए। तो सीधा चलते हैं। देखो, वो अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 किस में पढ़ा था? मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 12 में क्या दे रखा था? राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा है। इसमें लिखा है जो मूल अधिकारों में राज्य की परिभाषा है वही आपके नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा होगी। मूल अधिकारों में राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल थे? संसद के विधायी अंग आ गए, ठीक है, कार्यकारी निकाय आ गए, ऐसे ही विधानमंडल राज्यों में है उसके अंग आ गए, इसके कार्यकारी निकाय आ गए, साथ ही नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, ठीक है, जिला परिषद, ये सभी आपकी किस में आती हैं? इन्हीं में सरकार के अंग के रूप में काम करेंगी, सरकार राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं 37 की। 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों को लागू करना। नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को लागू करना, ये दो तो आप वैसे ही याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में आप आए सीधे 38 पे। 38 में क्या है? 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्यायों का उल्लेख कौन से में है? 38 में है। सामाजिक, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। राजनीतिक न्याय, सभी को बराबर मौलिक अधिकार वगैरह मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, वो सारे किस में आ जाते हैं? आपके राजनीतिक न्याय में आ जाते हैं। आर्थिक न्याय में क्या है? जो सब संसाधन है उसका वितरण ऐसा हो कि सभी का साथ समावेशित विकास हो सके। ऐसे नहीं हो किसी एक व्यक्ति के पास आर्थिक संकेंद्रीकरण हो जाए, उसके पास आर्थिक सत्ता ज्यादा स्थापित हो जाए। ठीक है, तो ये तो आप याद ही कर लेना, आगे तो टेक्निक आ जाएंगी, लेकिन ये 38 याद कर लेना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों न्याय हो गई। 37 में है सिद्धांतों को लागू करना और 36 में है राज्य की परिभाषा। ये तीन तो आप याद कर लेना। इसके बाद में 39 में है केवल आर्थिक न्याय। उस 38 में तो 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और 39 में चलते हैं तो उसमें केवल आर्थिक न्याय प्राप्त करने को सिद्धांतों का क्या है? उल्लेख है। और उसके बाद में इसके क्या है? अलग अलग भाग हैं। 39 का क, 39 का क में क्या है? यहाँ से याद रखने, क्वेश्चन भी जाता है यहीं से पूछते हैं 39 क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला अनुच्छेद हमारा 39 क। 39 क इसमें क्या है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। उन्हें रोजगार के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, किसको? पुरुष और महिला सभी को। ठीक है, तो इसमें क है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? कमाई। कमाई हम सब जानते हैं, याद रहेगा, क्योंकि कैसे क को लिंक कराना हमारे को कि 39 क में क्या है? कमाई के साधन सबको बराबर बराबर प्राप्त हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी नागरिकों को बराबर प्राप्त हो। तो कैसे कमाई? कैसे कमाई? कमाई के साधन, जीविका के साधन, रोजगार के साधन एक ही बात है। ठीक है,
इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सरकार की जो भौतिक संपदा है, ठीक है, वो ऐसे न हो कि सभी को उसमें सभी का हिस्सेदारी हो, सामूहिक हित, सभी का क्या हो उसमें सामूहिक हित हो। तो राज्य का ऐसा नियंत्रण उस संपदा पर होना चाहिए, मतलब सबके खाते हों, सबके खातों में ही क्या जाए, पैसे जाए, सबके पास, सबका भौतिक संपदा अगर सरकार की है तो सबका हित उसमें होना चाहिए। तो कैसे खाते सबके खाते के खातों के रूप में समावेश हो पैसे का, ऐसे नहीं हो किसी एक व्यक्ति के पास ही चले जाए, ठीक है। सरकार का ऐसा नियंत्रण भौतिक संपदा पर हो, ठीक है, और वो क्या हो, इस प्रकार बटा हुआ हो जिसे सामूहिक हितों या सर्वोत्तम लाभ का साधन बन सके, सबको लाभ हो ऐसा साधन बन सके, इस प्रकार बटाओ। बटेगा किसमें, खातों में तो बटेगा, तो इस प्रकार बटे तो खातों में सबके पास बराबर बराबर भौतिक संपदा बटे। ये है किसमें, ख में। ख वाला क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता क्योंकि बड़ा लाइन है, ये नहीं पूछा जाती, ये लाइन पूछी जाती, छोटी लाइन है, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन बना लेता है, इतने तो बड़े लाइन के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ये बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में जाओ गए। गए क्या कहने का मतलब है, जो सरकार की आर्थिक स्थिति है ऐसे न हो कि धन और उत्पादन के साधन लिमिटेड लोग, कम ही लोगों के पास केंद्रित हो जाएं, वो लोग तो क्या बन जाए, अमीर बन जाए, और बाकी क्या रह जाए, गरीब हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो, ठीक है। यानी केंद्र नहीं हो, धन का समान वितरण हो, धन समान रूप से गमन करे, धन क्या करे, समान रूप से एक दूसरे के पास जाए, ऐसे नहीं हो एक ही व्यक्ति के पास क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए। तो गैसे गमन, धन क्या करेगा, गमन करेगा, धन क्या करेगा, गमन करेगा, एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं होगा, किस में आ जाएगा, आपके गय में, ठीक है। इसके बाद में जाओ घ। घ का मतलब देखो यहाँ पे घ में आप देख रहे होंगे दो गुंडी हैं बराबर बराबर, ये दो गुंडी आती हैं बराबर बराबर, ये घ और ये घ, मतलब दो आकृति समान बन रही, एक आकृति ये आकृति, दोनों आकृति समान है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर ऐसे मैंने करार ऐसे ही किसी महिला ने कर दिया, इसका मतलब यही काम उसने करार, यही काम मैंने कर दिया, तो क्या हो गया, समान काम। समान काम के लिए एक है, एक समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। ये घ है, घ में ये काम महिला ने करार, ये काम पुरुष ने कर दिया, और ये दोनों को वेतन क्या मिलना चाहिए, फिर बराबर बराबर मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन। तो घ से आप ये लिंक बनाना कि घ में दो बराबर बराबर समान हैं, घेरे दोनों समान हैं, इसलिए क्या करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। हल्का सा लिंक याद रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद में आ जाओ आप 39 अध्याय में, ठीक है। इसमें यह कह रखा है कि बालकों की सुकुमार व्यवस्था, जो काम करने वाले बालक हैं उनके स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की जो अवस्था है उसका ध्यान रख, उसका दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, ठीक है। ये बता रखा है आपके किसमें, हृदय में बता रखा है। तो मैं इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लड़कों की आयु का दुरुपयोग, छोटे आयु के लड़के हैं उनकी आयु का दुरुपयोग ना हो, उनकी अवस्था का ध्यान रखा जाए, उनकी आर्थिक कोई मजबूरियां हैं उनका लाभ न उठाकर ऐसे धंधे में उन्हें नहीं लगाया जाए, ठीक है। जो आपका अनुच्छेद 24 इस काम के लिए करता ही है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंभीर कारखानों में नहीं लगाया जाए, ठीक है। इसके बाद में है आपका 39 च। 39 च में है बालकों को स्वतंत्र गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर, अवसर को क्या बोलते हैं, चांस। यहाँ से क्या है, च से क्या हो जाएगा, चांस। ऐसे चांस उपलब्ध कराए जाएं, सुविधा दी जाए ताकि उनका क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है, उनका शोषण नहीं हो। तो ये च का याद रखना, बालकों को, लड़कों को, ठीक है, स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में अवसर और सुविधाएं दी जाएं, अवसर को बोलते हैं चांस। तो च से चांस, किसको चांस, बालकों को चांस दिया जाए। तो 39 च में क्या है, चांस है। अब आ जाओ आप सीधा 40 में। अब किसी का ऐसा कोई खास विभाजन नहीं है। 40 है, 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अब देखो इसकी ट्रिक मैंने लगा रखी है, ट्रिक देखो अपन शब्दों से ही अर्थ निकालेंगे। यहाँ क्या है, चा, और 40 में क्या लिखते हैं, 40 है, 40 है। तो चा का मतलब 40, ये पैक को नहीं मानेंगे अपन, ग्राम पंचायतों का गठन, च का 40, ठीक है। तो चा से चा मिलाएंगे और 40 हो जाएगा। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद में जाओ आप 41। देखो 41 में बता रखा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार हो। काम, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि कुछ स्थितियों में उनको क्या मिले, लोक सहायता मिले, शिक्षा मिले, काम मिले लोगों को, ऐसा व्यवस्था करे।
इससे पहले ग्राम पंचायतों गठन की बात करी थी। ग्राम पंचायतों गठन किससे हुआ है? आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों गठन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ग्राम पंचायतों गठन हो गया। इसे क्या बना दिया? ग्राम पंचायतों को अब संवैधानिक निकाय बना दिया। उस समय देश की व्यवस्था नहीं थी कि ग्राम पंचायतों गठन कर सके, इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी। लेकिन बाद में जो संविधान द्वारा जो एक निर्देश दिए गए थे कि आपको आगे जाकर ऐसा करना है, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों का गठन होता है। साथ ही 74वें संविधान संशोधन से किसका होता है? नगर पालिकाओं का गठन होता है। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि बात करते हैं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है, तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर का एक गांव है बगदरी। नागौर जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बगदरी गांव कौन सा है? बगदरी गांव है जो कहाँ का है? नागौर। बगदरी गांव नागौर है। वहां पर सबसे पहले ग्राम पंचायत का क्या होता है? उद्घाटन होता है। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर ये निर्देश हैं, इनको काम में लिया गया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा, तो अब महिला और पुरुष को समान वेतन मिलता है। इस समान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, ऐसे ही जो आपका अनुच्छेद 41 इसमें कहा गया है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार हो। उस समय देश की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सभी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा दें, सभी को नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करा दें। लेकिन बाद में ऐसी स्थितियां मजबूत होती गई तो ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई। हाल ही में आप सबको पता है कि काम का एक अधिकार दे दिया, गारंटी वाला अधिकार दिया, किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। वही अधिकार अभी देखा होगा आपने राजस्थान में, तो शहरी क्षेत्र में भी दिया है। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम दी है, नहीं दी है? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं किससे प्रभावित होकर लिए जाते हैं? नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर लिए जाते हैं। इसलिए नरेगा एक्ट लागू किया गया। ठीक है, अब उसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया 2009 से। नरेगा एक्ट 2006 से लागू हुआ था। उसके तहत सभी को ग्रामीण क्षेत्र में काम का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है? 2009 का है। लागू कब से होता है? 2010 से होता है। ठीक है, इफेक्टिव कब से होता है? 2010 से। अधिनियम कब का है? 2009 का। शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया कौन? राज्य। लोक सहायता, आजकल विभिन्न प्रकार के न्याय मंच चल रहे हैं, उसके माध्यम से क्या है? नालसा है, जिसके माध्यम से क्या दिया जाता है? लोक सहायता, मतलब वकील वगैरह ये आपके होते हैं, वो निःशुल्क काम करते हैं। ठीक है, तो वो व्यवस्था भी इसी में ही आ गई आपकी। ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण आगे है। अब याद कैसे करोगे? तो याद रखने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है? काम को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही एजुकेशन, शिक्षा को क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। तो ई, हम पहला शब्द उठाएंगे ई और एजुकेशन। ई कितने नंबर पे आता है? ABCD में 5 नंबर पे आता है। ये भी कितने पे आता है? 5 नंबर पे आता है। और इधर 4 + 1 करते हैं तो कितने होते हैं? 5। मतलब 5 से क्या निकालेंगे हम? दिमाग ही निकालेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और काम, कुछ लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हम दिमाग में आगे सेट रख लेंगे। तो ये काम कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 41 में है। याद रखने का तरीका यही है, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे। 5 का निर्माण कैसे होगा? 4 और 1 के मिलन से होगा। 4 1 को मिलाते हैं तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बाद में आ जाओ आप, अगला है 42। कुछ काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं नहीं है, क्या है? दशाओं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध। देखो, जहाँ काम करने जाते हैं मजदूर, काम करने जा रहे, तो ये नहीं है कि वो मजदूर है तो उसको जैसे जैसे किसी काल कोठरी में पटक दिया और वो काम करता रहे, ऐसी स्थिति नहीं हो। उसके स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उसे वातानुकूलित क्या मिले, जैसे मान लो खिड़की वगैरह हो, हवा आर पार हो रही हो, टॉयलेट बाथरूम की अच्छी व्यवस्था हो, प्रॉपर खाना खाने की प्रॉपर व्यवस्था हो, पानी पीने की समुचित व्यवस्था हो, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, साथ ही जो महिला हैं उनके लिए विशेष टॉयलेट हो या उनके लिए एक सेपरेशन अलग से होना चाहिए। अगर बच्चे को साथ ले जाती हैं तो बच्चे को फीडिंग करा सके, साथ में उनके लिए निजता के स्थान भी होने आवश्यक हैं। ठीक है, और प्रसूति, अगर गर्भवती है तो उससे इतना
कठोर काम नहीं कराया जाए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ये सभी इस उपबंध में लिखा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें पता है, जैसे आजकल मैटरनिटी लीव मिलता है, राजस्थान में मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिलता है, उसके बाद में चाइल्ड केयर लीव मिलती है, वो 2 साल तक की मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं इसी आपके अनुच्छेद 42 से प्रभावित होकर दी जाती है। आगे आ जाओ 43 में बता रखा है कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कैसे करोगे? कर्मकार मतलब काम मजदूर, मजदूरों के लिए जीवन निर्वाहन के लिए क्या मजदूरी मिले उनको, और कुटीर उद्योगों क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। यहाँ पे क्या लिखा हो भाई? ऊ की आकृति क्या है? 3 बनाती है और 43 इधर है। ये तो हमें ध्यान रहेगा कि ये क्या है, 40 के बाद में है। ये तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो 40 के बाद ये तो ध्यान रहेगा, लेकिन कौन से वाले में है? तो कुटीर उद्योग ऊ में क्या आता है? 3 से मिलाएंगे 43 को और क्या बन जाएगा? 43 बन जाएगा। तो उसे को क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योगों में काम कौन करते हैं? मजदूर काम करते हैं। उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका 43 है, कर्मकार यानी मजदूरी होते हैं। ठीक है, तो ये 43 सारा किसके लिए काम करेगा? मजदूरों के लिए करेगा काम। अगला है 43A। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो श्रमिक उद्योगों में काम करते हैं उनकी उसमें भागीदारी हो, उद्योगों में क्या हो? भागीदारी हो। उनसे भी पूछा जाए, आगे कोई पॉलिसी बना रही है तो उनकी भी राय ली जाए। ठीक है, उन्हें पहल का अधिकार हो। पहल का अधिकार, उनके दिमाग में कोई नई स्कीम चल रही है तो उनकी स्कीम को सुना जाए, उनको तवज्जो दी जाए। साथ ही उनको व्यवसाय में भागीदार भी बना सकते हैं। भागीदार का मतलब है कि उनको 10% शेयर का भागीदार बना दिया, 15% शेयर का भागीदार बना दिया, ताकि उन्हें भी ऐसे लगे कि मेरा ही धंधा है और वो दिल लगाकर काम कर सकें। इसलिए अनुच्छेद कौन सा है आपका? 43A है। 43B सहकारी समिति। सहकारी समिति की स्थापना के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया था? 43B बनाया गया था। ठीक है, और 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। 43B का संबंध किससे है? सहकारी समिति से है। कब लागू होता है? 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से लागू होता है। अगला आ जाओ आप, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, यूनिक सिविल कोड। यूनिक सिविल कोड, यूनिक सिविल कोड क्या है? सभी भारत के नागरिक हैं, उनके लिए समान कानून होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी नागरिक समान हैं। ऐसे नहीं है हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है, ऐसी स्थिति नहीं हो। इसे क्या बोलते हैं? यूनिक सिविल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सिविल कोड बोलते हैं। जैसे अभी गोवा में क्या है? यूनिक सिविल कोड लागू है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ यूनिक सिविल कोड लागू है? तो गोवा ऐसा राज्य जहाँ यूनिक सिविल कोड लागू है। वहाँ सभी के लिए समान कानून है, चाहे कोई भी किसी धर्म का हो। ठीक है, तो आपका कैसे याद रखोगे? नागरिकों के लिए एक समान। हाँ, हमने पिछले 2 कार्यकाल से देख रहे हैं बीजेपी का जो एजेंडा होता है, चुनाव से पहले वो मैनिफेस्टो घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र होता है, उसमें लिखा होता है कि समान सिविल संहिता हम लागू करेंगे। तो समान सिविल संहिता कहाँ से लागू करेंगे? इस अनुच्छेद के तहत ही लागू करते हैं। इस अनुच्छेद में कहा था कि अभी तो हम सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। ये किसने कहा था? संविधान बनाने वालों ने। संविधान बनाने वाले कौन थे? हम भारत के लोग थे। तो हमने कहा कि हम अभी भारत पे ये नया नियम नहीं थोप सकते, जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन आगे जाकर ऐसे नहीं हो कि तलाक के नियम मुस्लिमों के लिए तो बोल दिया 3 बार ट्रिपल तलाक, तलाक 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 हो गया, हिंदुओं के लिए जटिल व्यवस्था है, ऐसी स्थिति नहीं आए। ठीक है, समान कानून बने, इसे इसलिए कहा गया है समान सिविल संहिता, सभी के लिए समान कानून बने। कैसे याद रखोगे? 44 यानी क्या होता है? समान। एक समान, देखो 4 दोनों क्या है? एक समान है, दोनों एक समान है। तो समान समान, ये समान ये समान, समान सिविल संहिता किस में आती है? आपकी 44 में आती है। 4-5 भी आपके ट्रिक से याद हो गए तो बाकी तो ऑप्शन आप काट दोगे। ठीक है, आपके आंसर हो जाएंगे। 45 में है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन करना है आपको आगे जाके। इस प्रोविजन को तो आपको कर दिया, इस प्रोविजन को बाद में सरकार को करना पड़ा। 86वां संविधान संशोधन लागू करा। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का। 2002 का संविधान संशोधन ये कब का है? 2002 का है। उसमें क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है। साथ ही इसे क्या बनाया था? मौलिक कर्तव्य बनाया था। मौलिक कर्तव्य कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य। 11वां क्या है? ये मूल कर्तव्य भी इसको बनाया गया था।
आगे मूल कर्तव्य में इसको पढ़ लेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया है। साथ ही जो राइट टू एजुकेशन RT राइट टू एजुकेशन है, अधिनियम कब का है? 2009 का है। लागू कब से होता है? तो लागू होता है 1 अप्रैल, लागू होता है आपके 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सरकार जो भी काम करती है कहीं ना कहीं वो ये ध्यान में रख के करती है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है उसकी पालना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45। अब इनको याद करने की ट्रिक है, अब 45 से लेकर लास्ट तक याद करने की ट्रिक है। शिक्षा में पोकरण शांत है, शिक्षा में पोकरण शांत है। शिक्षा के मतलब 45 नंबर पे तो क्या आ गई? आपकी शिक्षा आ गई। ठीक है, में का मतलब यहाँ से मीणा को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? में का मतलब मीणा। मीणा क्या होते हैं? ST। तो SC ST के लिए अलग प्रोविजन है, वो किस में आ जाएंगे? आपके 46 में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाए में का मतलब हमें याद रखने से मतलब है कोई बुरा मत मानना। ठीक है, जाति विशेष से मत देखना इसको जोड़ के। मीणा किस में आते हैं? ST में आते हैं। ST के साथ क्या चलती है? SC चलती है। इन दोनों के लिए समान से कानून है। तो देखो SC और ST के लिए या अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगी सरकार, करेगी। इसलिए हम देखते हैं शिक्षा के लिए इनको क्या मिलती है? विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। व्यापार स्थापित करना होता है तो विभिन्न प्रकार के लोन फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड कराई जाती है, विशेष प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि समाज में इनका सम्मानजनक स्थापना स्थापित हो। नेक्स्ट है तो शिक्षा में पोकरण। देखो क्या आया था? शिक्षा में पो का मतलब पोषाहार, पोषाहार का स्तर, जीवन का स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। सबका क्या हो? पोषण, पौष्टिक सब भोजन मिले जिससे जीवन स्तर ऊंचा हो और सबका लोक स्वास्थ्य, शरीर क्या हो? सही हो। सारा किससे जुड़ा हुआ है? आपके पोषाहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो पोषे कर लेना और बाकी और दूसरा तरीका याद रखना है तो 47 हमने लिखा 47। ठीक है, से और तैयार है, यहाँ भी क्या रहा है? से और तैयार, यहाँ भी क्या रहा है? से और तैयार है। और लोक स्वास्थ्य का भी सुधार करना या इस तरह कर सकते हो इसको भी। तो इन सब में से और तय आता है तो एक 47 को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो ये दिमाग की उपज है, इससे बढ़िया आप भी कोई ऐसी ट्रिक आपको दिमाग में लगाओ, ये क्या लंबे समय तक याद रहेंगे? रट के देख लो। आप रटोगे तो आप 2 दिन 10 दिन 15 दिन याद रख लोगे, लेकिन एक समय भूलना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से आप पढ़ोगे तो हमेशा दिमाग में क्लिक करेगा, ऑप्शन दिखेगा, टिक लगेगा, आंसर मिलेगा, नंबर आएगा, अच्छे नंबर आएंगे, सफलता मिलेगी, नौकरी लगेगी, नौकरी के साथ कई सुविधाएं आपको फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, शादी हो जाती है आपकी और कई तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48। शिक्षा में पोकरण, पोकरण तो कै का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैसे, कृषि। शिक्षा में पोकरण ये आ जाएगा आपका रण। ठीक है, शिक्षा में पोकरण क्या है? शिक्षा में पोकरण शांत है। क्या का मतलब क्या आ जाएगा? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन आपके इसमें जाता है। याद रखने का तरीका है तो दूसरा तरीका ये है कि एग्रीकल्चर, क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जी लिखते हैं, जी की आकृति कैसी आती है? 8। और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं? पशुपालन को बोलते हैं। एच कितने नंबर पे आता है? ABCD में 8 नंबर पे आता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप जी को तो क्या मानोगे? एग्रीकल्चर में जी आता है वो 8 की आकृति बनती है, इधर एनिमल हस्बेंड्री आती है वो क्या बनाता है? 8H आता है ABCD में 8 नंबर पे। जो आपकी रीजनिंग है उसको आपको हर जगह काम में लेना है, तब आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे, लंबे समय तक याद रख पाओगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में आप जो 48 क है वो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ये आप अलग से याद कर लेना। इसका मैंने बताया था रण होगा, रण का मतलब संरक्षण। क्या? संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान है, स्मारक है, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब भारतीय लोगों की है, हम सब भारतीय लोगों की है। ठीक है, रण शिक्षा में पोकरण। अच्छा, रैसे राष्ट्रीय है, रैसे क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण करना। और यहाँ पे आ जाएगा रण, रण का मतलब हो जाएगा पृथक्करण, रण का मतलब क्या हो जाएगा? पृथक्करण। रण का मतलब हो जाएगा पृथक्करण होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम अलग अलग होंगे। न्यायपालिका
और ये दोनों अपनी एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगे, एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करें। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 50 इसका संबंध रखता है। लास्ट है आपका 51, शिक्षा में पोकरण क्या है? शांत है। शिक्षा में ये रह तो आएगा, ये रण है, रण भी जोड़ सकते हैं इसमें, रह का मतलब राष्ट्रीय होगा, रण लास्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पृथक्करण हो जाएगा। शांत है तो शांत का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए हमेशा काम करेगा। इसीलिए तो भारत एक शांत देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। हाल ही में जो रूस और अन्य देशों में जो विवाद फैल रहे थे उसमें भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ठीक है। इजराइल में और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है वहाँ कंट्रोल करने में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी जैसे ही काम करने वाले अन्य तत्व, अन्य अनुच्छेद कौन से हैं? तो देखो, एक तो 350 का इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसमें भी ये बात स्वीकार की गई है कि प्राइमरी एजुकेशन होती है क्लास 1 से लेके 5 तक मातृभाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दी जाए। ठीक है। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए, इसका उल्लेख किसमें है? आपके अनुच्छेद 351 में है। तो ये हो गए आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक दो शब्द किसने कहे हैं जो आपके क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सीधी लाइन पूछता है और पूछते हैं ये कथन किसका है? पहला कथन है राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। मतलब नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है कि बैंक के पास पैसे हैं या नहीं है, बैंक को देना है या नहीं देना। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर कहाँ तक हैं? आपके 51 तक हैं, जिसमें फर्स्ट दो तो क्या है? पहले में 36 में तो राज्य की परिभाषा है, 37 में सिद्धांतों को लागू करना है, 38 से प्रारंभ होते हैं। 38 से लेकर जो 51 है उसमें 38 से लेकर जो 51 तक है उसमें यही बताया गया है कि ये लागू करना है, आगे जाकर ये लागू कर रहा है, लेकिन वो लागू करने वाली कौन होगी? सरकार होगी। सरकार की अच्छी स्थिति होगी, सरकार मजबूत स्थिति में होगी तभी लागू करेगी। तो यही बता रखा है कि जब सरकार मजबूत स्थिति में होगी, सरकार के पास पैसे होंगे, तब लागू किए जाएंगे। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, बैंक की क्षमता और उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? अनूठी विशेषता कहा है। मेरे हिसाब से आप सबके याद हो गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बताना है ना। एक तो आ गया आपका यूनिक सिविल कोड, यूनिक सिविल कोड हो गया। ठीक है। इधर हो गया आपका शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य कराएगा। एक शिक्षा का हो गया और एक समान वेतन और एक हो गया आपका पोषाहार स्तर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इनका मिलान कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, यहाँ हो गया 47, यहाँ हो गया आपका 39 है और यहाँ हो गया आपका 44। अब आप इनका मिलान कर सकते हो क्या? सही मिलान, पहले तो ये क्वेश्चन हो जाए कि सही मिलान किस में है, वो क्वेश्चन छट जाए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनका सभी का सही मिलान करो, किसका संबंध किससे है। आपको आ रहा होगा शायद क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो देख लेना। समान सिविल संहिता, यूनिक सिविल कोड, समान आ रहा ना। समान कब होगा? जब दोनों अक्षर समान होंगे। 44 में 4 और 4 दोनों एक समान हैं। ठीक है। समान वेतन में मैंने क्या बताया था? घ और घ दोनों काम समान हो रहे हैं तो एक बराबर पैसे मिलेंगे, तो समान वेतन ये वाला सही है। शिक्षा में पोकरण शांत है, ये एक ट्रिक थी, मैंने बताया था। शिक्षा में पोकरण शांत, शिक्षा में कौन शांत है? शिक्षा में पोकरण
शांत है। शिक्षा में पोकरण शांत है, तो शिक्षा तो कौन से नंबर पे आ गया? 45 नंबर पे आ गया। मे का मतलब मीणा किस में आएगा? मीणा का मतलब SC और ST 46 नंबर पे। पो का मतलब पोषाहार का स्तर, पोषाहार का स्तर कौन से पे जाएगा? 47। कै का मतलब कृषि, कृषि और पशुपालन किस पे आ जाएगा? 48 पे आ जाएगा। रै का मतलब राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, वो किस पे आ जाएगा? आपके 49 में आ जाएगा। और नए किस पे आ जाएगा? रै का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किस में आ जाएगा? आपके 50 नंबर में आ जाएगा। शांत, शांत से क्या निकलेगा? शांत से निकलेगा 51 में। शांत से क्या निकलेगा? 51 में निकलेगा। 51 का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो। 351 में क्या है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन है। ठीक है। 350 के में क्या है? कि मातृभाषा में शिक्षा प्राइमरी लेवल तक दी जाए। ठीक है। 43 में क्या है? आपके उससे कुटीर उद्योग आ जाता है। ठीक है। 42 में क्या है? महिलाओं की जो प्रसूति व्यवस्था है उसका कर्मकारों को उचित सुविधाएं मिले, वो किस में है? आपके 42 में। 41 में क्या है? 41 में है आपके कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 40 में क्या है? 40 में आपको बताया था ग्राम पंचायत चा से चा, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बता रखा है। और उसमें बताया था मैंने गैसे गमन, संपत्ति का गमन होना रहना चाहिए। ठीक है। च का मतलब सबको क्या मिलना चाहिए? चांस मिलना चाहिए। 39 च में हो गया। ठीक है। ऐसे ही घ का मतलब समान हो गया। कै का मतलब कमाई जीविका के साधन बराबर मिले। खातों का वितरण किस में आ जाता है? आपके ख में आ जाता है। ठीक है। तो ये आप आसानी से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हमने काफ़ी आसान बनाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि आप सबके समझ में आएगा, याद कर सकोगे। धन्यवाद। जय जय श्री श्याम।